नमस्कार मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं इस उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर संवाद। हम बातचीत करेंगे आज एक ऐसे नाटक पर जो पिछले ही दिनों दिल्ली में जिसका मंचन किया गया और जो मोहन राकेश नाट्य लेखन प्रतियोगिता में जिसको पुरस्कार मिल चुका हूँ, वो है महाश्रमण चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी लेखिका है, नाटककार है डॉक्टर प्रतिभा जैन। मैं सबसे पहले इस मंच के साथ जोड़ देता हूँ आज के जो विशेष अतिथि है, नाटककार हैं डॉक्टर प्रतिभा जैन। उसके बाद फिर नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार रैना जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। और अब आपके लेखन से लेकर मंच तक लाने में और जो हमारे दर्शक हैं उन तक ये नाटक, इस नाटक को व्यावहारिक रूप देने में जिनकी प्रमुख भूमिका रही है, प्रतिष्ठित रंग निर्देशक और नाटककार सुश्री भारती शर्मा जी, मैं उनको जोड़ देता हूँ। भारती जी नमस्कार। उपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा भी सभी दर्शकों को, विद्वानों को, भारती जी को नमस्कार। प्रतिभा जी नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए, इस बीच मैं अब आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ प्रियंवदा पांडे जी देवरिया उत्तर प्रदेश से जुड़ गई है, अजय सिंह राणा जी जुड़ गए हैं, आशमा कौल जी जुड़ गई है। बहुत सारे मित्र अब हमारे साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। अभी सदानंद मिश्र जी आकाशवाणी के हमारे मित्र हैं, वे भी जुड़ गए हैं। अब लगातार हमारे साथ मित्र जुड़ने शुरू हो गए हैं और मैं मित्रों को बताना चाहूंगा पुनः, आज हमारे बीच में डॉक्टर प्रतिभा जैन प्रतिष्ठित साहित्यकार और नाटककार हैं। और साथ में ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, प्रतिभा जी को मैं पहले भी अपने मंच पर कई बार यहाँ पर उनके साथ बातचीत हो चुकी है, लेकिन मेरे लिए आज एक अच्छी बात है कि भारतीय रंगमंच की बहुत ही प्रतिष्ठित निर्देशक और स्वयं नाटककार भारती शर्मा जी आज हमारे बीच में हैं। मैं आप दोनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मित्रों को ये बताना चाहूंगा, साहित्य कला परिषद की ओर से जो मोहन राकेश नाट्य लेखन प्रतियोगिता होती है, उसमें कई नाटकों पर विचार किया जाता है और उसके बाद 3-4 पुरस्कार उसमें दिए जाते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और उसके बाद सांत्वना पुरस्कार भी होता है। और पिछले वर्ष संभवतः नवंबर-दिसंबर में जब इसका परिणाम आया और हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारी साहित्यकार मित्र और वरिष्ठ नाटककार जो हैं डॉक्टर प्रतिभा जैन, उनका जो नाटक है क्या कहते हैं इसको, महाश्रमण चंद्रगुप्त मौर्य, उस पर उनको पुरस्कृत किया जा चुका है। और उसकी एक व्यावहारिक औपचारिकता ये रहती है कि उस नाटक का फिर मंचन भी किया जाता है साहित्य कला परिषद की ओर से। और प्रतिभा जी, ये बहुत अच्छी बात रही कि भारती शर्मा जी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली और फिर इस नाटक को मंचन करके हम सबके सामने उन्होंने इसको पेश किया, प्रस्तुत किया है। इसके बारे में बहुत सारी तारीफें हुई हैं, लेकिन हम अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे समझते हैं कि ये नाटक कुछ लीक से हटकर है। इसका विषय वस्तु जो है, ये इसके शीर्षक से ही पता चलता है, एक ऐतिहासिक नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो किस वजह से आप प्रेरित हुई, क्या कारण रहा कि ये नाटक लिखने के लिए आपको सामने आना पड़ा? रैना जी, थोड़ा सा अलग होके कहना चाहूंगी कि मुझे तो पुरस्कार मिला ही, लेकिन मैं स्वागत करती हूँ भारती शर्मा जी का भी, क्योंकि उन्हें संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड भी शायद 1-1.5 महीने पहले मिला है। ये कितना अच्छा है कि एक नाटक
एक निर्देशिका जिसको पुरस्कृत किया गया है वो मेरा नाटक कर रही थी। धन्यवाद, जी। धन्यवाद। और जहाँ तक नाटक की बात है और जो आपने अलग कहने की बात करी है, तो यदि मैं ये कहूँ कि इसका बीज आज से 30 साल पहले पड़ा था, 30 इयर्स पहले, जैन मंदिरों में चंद्रगुप्त मौर्य के 16 स्वप्न लिखे रहते हैं, दिखाए जाते हैं। और वहां एक बार जब मैं बहुत छोटी थी तो पिताजी से पूछा था कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य तो जैन साधु बन गया था और उनको स्वप्न दर्शन जब हुआ था तब उसके बाद उन्होंने उसका जब फल जानना चाहा तो उस समय उनको वैराग्य हुआ। उसके बाद श्रवण बेलगोला जैन संप्रदाय का बहुत बड़ा तीर्थ है। 12 वर्ष में उसका महामस्तकाभिषेक होता है और एशिया की सबसे बड़ी जो है वो एक मूर्ति है जो कि एक ही पर्वत को काट करके बनाई गई है। मतलब पर्वत का जो शिखर है वो सिर था और धीरे धीरे काटते हुए उसे नीचे लेकर के आए। वहां सभी लोग जाते हैं, मैं भी गई। जब वहां गई तो उसके सामने ही एक चंद्रगिरी पर्वत है, वहां भी जैन मंदिर है, लोग उसकी भी तीर्थ वंदना करते हैं। तो मैं अपने पति के साथ वहां गई थी। जब मैं वहां गई तो वहां चंद्रगुप्त बसदी करके एक मंदिर था, बसदी दक्षिण में मंदिर को कहते हैं। तो मैं वहां पर गई और वहीं पे देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य की गुफा है किनारे पर छोटी सी। वहां गए तो वो चरण भी बने हुए हैं भद्रबाहु स्वामी के। गुफा अंधेरे में थी, ये 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो टॉर्च लेके वो दिया की रोशनी में मैं गुफा के अंदर गई। जब गुफा के अंदर गई तो मैं आश्चर्यचकित रह गई कि वहां 45 छोटे छोटे से, आई थिंक इतने बड़े चित्र बने हुए हैं, चित्र शिलालेख है। और उसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य की वैराग्य यात्रा। तो फिर उसको जब देखा तो उसमें है कि वो हाथी पर आए, फिर घोड़े पर आए। हाथी पर वो कुसुम उद्यान गए थे मुनि से मिलने के लिए, फिर वो घोड़े पर भी हैं, फिर मुनि के चरणों में वो बैठ करके उपदेश ग्रहण कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं जैन दर्शन अपनाऊंगा। तो रानियां घबरा गई, तो फिर रानियों को समझा रहे हैं, वो चित्र भी है। फिर उन्होंने वस्त्र त्यागे, फिर उन्होंने भोजन किया उस विधि से, फिर वैराग्य किया, फिर तप किया और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हुए। उसे कट वप्र भी पहले कहा जाता है, उसको मरण पर्वत भी कहा जाता है। मैं समझती हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु वहां हुई थी तो उसको चंद्रगिरी आजकल कहते हैं, लेकिन उसको कट वप्र के नाम से भी जाना जाता है। वो बात मेरे बीच में आ गई। नाटक लिखने का तब मेरे लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं सोचती रही कि ये है क्या, क्योंकि चित्र शिलालेख को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। और यदि इतिहास को किसी नए पृष्ठ को जागृत करना है तो आप इसको आधार नहीं मान सकते। यद्यपि आज इंटरनेट पर साहित्यकारों ने इसे मान लिया है। सडनली मुझे सबसे पहले तो शास्त्र तक मैं गई नहीं थी, सबसे पहले मुझे इंडिका मिली और इंडिका की भी लंबी बहुत कहानी है। इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य हिलना के साथ जो राजदूत आए थे वो वहां 5 वर्ष शायद रहे। वो जब यहाँ से गए तो इंडिया के बारे में उन्होंने सब कुछ लिखा। यहाँ तक ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने जिंदा कर दिया। उसका महल कैसा था, लकड़ी का महल था, ये था, राजा कैसे निकलता था, हाथी में निकलता था, उसकी रक्षिकाएं स्त्री होती थी, उन सबको मैंने महसूस किया और नाटक में उन उक्तियों को यूज किया है। इन सब के अलावा वो जो था इंडिका, वो 2500 साल की थी तो वो पहले खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई तो उसके उद्धरण वहां पर मिलते हैं। उसके उद्धरण जो है, उसके संकलन एरियन नाम के वहां के लेखक डायोडोरस के उद्धरण के रूप में वहां पर बहुत कुछ मिलता है। फिर उसके बाद उन उद्धरणों का संकलन शानबैक ने ग्रीक में किया। ग्रीक के बाद इंग्लिश में मैक्रिंडल ने उसका इंग्लिश में अनुवाद किया। फिर वो धीरे से आप मैसूर के राजा के लाइब्रेरी में आई। चूंकि वो जैन बने थे तो वो जैन लाइब्रेरी में आ गई और वहां से वो मेरे पास आई।
उस किताब में लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 4 ही लाइन, उसका एक पैरा ही है जो विशेष है। उसमें ये लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन श्रवण बनकर भद्रबाहु स्वामी के संघ में शामिल होकर दक्षिण यात्रा को गए, श्रवण बेलगोला में तप किया और आहार त्याग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जब ये बात आई तब भी मेरे मन में बहुत नाटक लिखने की उत्सुकता नहीं थी। इसी बीच में मैं एनएसडी गई और वहां पर दिनेश जी हैं, दिनेश खन्ना हैं। उसी समय सर वहां सुप्रीम कोर्ट में समाधि मरण या संथारा को लेकर के एक रिट दायर थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो है वो ये प्रक्रिया आत्महत्या है, इसे नहीं कोई कर सकता। साधुओं को ले जाके ऑक्सीजन देंगे और उन्हें जो है ब्लड चढ़ाएंगे, और वो चल रही थी और उसमें शायद जीत गए थे, रुक गई थी वो। तभी मुझे उन्होंने बोला, दिनेश जी ने, कि आप इस पर क्यों नहीं लिखती हैं, ये ज्वलंत प्रश्न है और आप जैन धर्म पर लिखिए। तो मैंने कहा सर मुनि को कौन दिखाएगा, इनके तप को कौन दिखाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करो और तुम लिखो। तब सर मैंने लिखना शुरू किया और तब ये सोचा कि नायक किसे बनाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अलावा मुझे कोई नायक नहीं मिला संथारा के लिए। पहला मूल था संथारा, संथारा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य मिले। फिर जब मैंने पढ़ा तो हमको वहां परिशिष्ट पर्वन मिला, उसमें शायद 12 स्वप्नों का वर्णन है, 12 वर्ष के अकाल का वर्णन है, राजवली कथे को मैंने पढ़ा और परिनिब्बान सूत्र बौद्ध दर्शन का है। इन सबको जब मैंने बनाया तो मेरी नाटक की प्रक्रिया शुरू हो गई सर। और तो उसको कितना समय लगा आपको ये नाटक? सर ये रिसर्च करने में मुझे 2-2.5 साल लगे। उसको लिखती थी, उसको बांध नहीं पाती थी, फिर कुछ मिलता था, और मैं चाहती थी कि सब कुछ, इवन खारवेल का शिलालेख है, उसमें लिखा हुआ है कि जो राजा नंद थे वो कलिंग में जैन राज्य था, वो काफी कुछ थे, अहिंसक थे, ना किसी की भूमि लेते थे और ना किसी से युद्ध करते थे, ना अतिक्रमण करते थे। तो वहां नंद राजा ने, नंद के वंशजों ने वहां से जैन कलिंग जिनको उठाकर ले गए। ये होता है कि युद्ध में आप मंदिर को तोड़ दो या मंदिर की मूर्ति ही ले जाओ, तो वो वहां से ले गए उसे। जब ले गए तो मूर्ति वहां शून्य हो गई, मगध में मूर्ति आ गई। मैंने वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य को दिखाया है कि चंद्रगुप्त ने कहा कि मैं कलिंग पर युद्ध नहीं करूंगा। और उस शिलालेख में, खारवेल के उदयगिरी की शिलालेख में लिखा है कि राजा खारवेल शायद अपनी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में पुनः आक्रमण किया और उस कलिंग जिनको फिर से उठा के कलिंग में ले आए। ऐसे ही सुदर्शन झील का गिरनार शिलालेख में मिला कि 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, चंद्रगुप्त ने किसी को आदेश दिया था कि आप तालाब का निर्माण कराओ, अशोक ने उसमें नहरें निकाली और बाद में एक राजा ने उसको पुनर्निर्माण कराया। तो ये सब जब मुझे मिला तब मुझे ये सत्यता भी लगी और उन सब चीजों को मैंने उसमें डाला। और 2.5 साल के बाद 1 साल तक मोहन राकेश का इंतजार किया। कई लोगों ने मुझसे कहा प्रकाशन करवा लो, तुम जो है ज्ञानपीठ से करवा लो, बट मैं ये चाहती थी कि एक ऐसा मंच मिले कि इस बात को, इतिहास के इस नए पृष्ठ को एक भूमि मिले। मैंने 1 साल वेट किया और जब वो प्रतियोगिता आई, मैं विदेश में थी, लॉस एंजलिस में थी, मेरे बेटे ने जमा किया। जब पुरस्कार की घोषणा हुई तब भी मैं लॉस एंजलिस में थी। और चलिए नाटक पर आगे बातचीत और होगी। जी भारती जी, जैसे हमारे मित्र जानते हैं कि भारती जी के निर्देशन में बहुत सारे बड़े बड़े नाटक प्रस्तुत किए गए हैं। आप एक प्रतिष्ठित नाट्यकर्मी हैं, नाट्य निर्देशक हैं। तो भारती जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो इसकी प्रक्रिया होती है नाटकों के चयन की, और उसके बाद जब इसके मंचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो आपने इसी नाटक का क्यों चयन किया कि आप इसको ये जिम्मेदारी लेना चाहेंगे? आपको लगा नहीं कि ये एक ऐसा नाटक है जिसमें आपको बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ेगा, या आपने इसको एक चुनौती के रूप में ले लिया? हाँ उपेंद्र जी, अक्सर ऐसा होता है, मैं बहुत बार मोहन राकेश सम्मान में बहुत सारी स्क्रिप्ट में कर चुकी हूँ साहित्य कला परिषद के लिए।
तो अभी तक तो ये होता था कि दो दो स्क्रिप्ट हमें भेज देते थे कि आप इसमें से छांट लीजिए, आप जो करना चाहें। तो ये एक स्क्रिप्ट आई थी कि आप इसको पढ़ लीजिए और बताइए, नहीं तो अगर आप नहीं करेंगी तो दूसरी स्क्रिप्ट भेजेंगे। तो मैंने जब ये नाटक पढ़ा तो मुझे जो उसका टॉपिक था, जो रिसर्च वर्क था प्रतिभा जी का, वो बहुत अपील किया। मुझे लगा ये बहुत सही तरीके से किया जा सकता है। और भाषा इतनी सुंदर है प्रतिभा जी की, तो मैं तो क्या भाषा पर ही मतलब हाँ, हाँ, हाँ। और ये भी एक चुनौती थी कि नए बच्चे इस भाषा को कैसे बोलेंगे, क्या वो समझ पाएंगे या उच्चारण सही कर पाएंगे। तो हमने फिर रीडिंग शुरू की और मैंने बच्चों से पढ़वाया। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें थी, मैंने कहा नहीं, हम करते हैं इसी को। तो हमने दूसरी स्क्रिप्ट उनसे मांगी ही नहीं और हमने सीधा सीधा इसी पर काम शुरू कर दिया। बस उस वक्त प्रतिभा जी विदेश में थी, तो मैंने बस उनसे जो अधिकारी हैं उनसे यही कहा था कि हमें स्क्रिप्ट में थोड़ी हेर फेर करनी पड़ेगी, थोड़ा एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो जो प्रतिभा जी हैं उनकी तरफ से इजाजत होगी ना? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप कर सकती हैं, और वो बहुत ही बहुत ही सहयोग देंगे इस उसमें आपका। तो फिर हमने थोड़ा सा इधर उधर, तब तक बात भी नहीं हो पाई थी प्रतिभा जी से, फोन पर भी बात नहीं हो पाई थी। तो हमने काम शुरू कर दिया। और क्योंकि नाटक में जैसा जो कन्वेंशनल तरीका है कि एक प्रॉपर बिगिनिंग और एक प्रॉपर क्लाइमेक्स और एक प्रॉपर एंडिंग, थोड़ा ड्रामा, तो वो चीजें नई जब हम डिस्कशन हो रहा था तो हमारे बच्चों से, तो वो एक यही बात उठ के आई कि मैम इसमें कुछ उतार चढ़ाव की थोड़ी कमी लग रही है, कुछ क्लाइमेक्स जैसी चीज ऐसा नहीं लग रही है। मैंने कहा रुको, क्लाइमेक्स है आएगा है, हम काम करते हैं, ये क्लाइमेक्स से हम इसको शांत रस की तरफ ले जाते हैं, बिगनिंग बहुत छोड़ सही, देते हैं। बहुत सही। जी। तो हमने क्लाइमेक्स से शुरू किया, वो स्वप्न इसीलिए हम शुरुआत में लेके आ गए कि हम क्लाइमेक्स से शुरू करें। बिगनिंग, चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के पात्र हैं, लोग जानते भी हैं, बहुत सारी चीजें उनके बारे में लोगों को मालूम भी है, और अपने सोशल मीडिया में बहुत सारे उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी नहीं भी है जो इस नाटक के जरिए लोगों को पता भी चली, जी क्योंकि जी हेलेना का जिक्र है या वो जैन श्रमण बन गए थे। ये बहुत कम, ये सत्य बहुत कम लोगों को शायद, मुझे ऐसा लगता है कि मालूम होगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था। लेकिन मैं सर्वज्ञाता नहीं हूँ, तो मैं अनाड़ी भी हो सकती हूँ तो मेरे लिए ये चीज नई थी। तो हमने फिर काम शुरू किया और स्वप्न से शुरुआत की, उसके क्लाइमेक्स से शुरुआत की। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भौतिक जगत की व्यर्थता एक उम्र के बाद उसका एहसास होने लगता है, तो चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विद्वान हो, वो हम सब वैराग्य की ओर चले ही जाते हैं। सही बात। कम उम्र में ये भौतिक संसार बहुत हमें अट्रैक्ट करता है, मटेरियल वर्ल्ड, नई नई चीजें, हम उनकी तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे जैसे इसकी व्यर्थता हमें समझ में आने लगती है, तो हम सभी, अमूमन सभी वैराग्य की ओर ही बढ़ते हैं। वो अलग बात है कि हम वानप्रस्थ नहीं जाते, वो वानप्रस्थ आश्रम नहीं जाते, घरों में ही वैराग्य ले लेते हैं, लेकिन चले ही जाते हैं उस दिशा में। तो मुझे ये बहुत मतलब नया था मेरे लिए ये थोड़ा विषय, और एक चुनौती के तौर पर ही लिया, समझ लीजिए क्या बात है। बातचीत हम जी। जारी रखेंगे। मैं आप मित्रों को बताना चाहूंगा कि राजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो प्रतिष्ठित अभिनेता है और सिनेमा जगत नमस्कार और राजीव जी, नमस्कार। तो हाँ, नमस्कार। उन्होंने एक टिप्पणी की है। मैं प्रतिभा जी, उन्होंने कहा नमस्कार, इतिहास की कहानियों को विश्लेषण करने के बाद अपने स्वयं के दृष्टिकोण से दोबारा लिखना साहित्यिक दृष्टि से कहाँ सार्थक होता है और कितना सार्थक होता है। तो दोनों में से कौन टिप्पणी करना चाहेगा इसमें? प्रतिभा जी आप बताइए। पहले भारती जी बोले, फिर मैं बोलूं। जी जी जी। कला जगत में तो हम इतनी लिबर्टी लेते ही हैं कि हम अगर कुछ तो सत्य है इस नाटक में। जैन श्रमण वो बने थे, और स्वप्नों का जिक्र जैसे प्रतिभा जी ने किया, और उनका इतना रिसर्च वर्क है इस नाटक के पीछे,
तो मैं काफी हद तक तो प्रतिभा जी को इसका श्रेय देती हूँ कि उन्होंने काफी तथ्य इधर उधर से खोज के निकाले। जैसा कि बातचीत में वो बता रही थी कि चाणक्य का एक प्रेम प्रसंग भी कहीं उनको ज्यादातर हमें सुनाई नहीं पड़ता है, लेकिन प्रतिभा जी ने कहीं इतिहास के पन्नों में उसका जिक्र पाया, और सुहासिनी इसीलिए वो एक पात्र सामने आई कि चाणक्य का भी एक ये प्रेम प्रसंग रहा है बाल अवस्था से ही, जो लेकिन उन्होंने वो अपने प्रतिज्ञा जो ली उस वजह से अपने व्यक्तिगत जीवन को इतना महत्व नहीं दिया, और वो एक अलग ही दिशा में वो चल पड़े। तो इतना रिसर्च वर्क है प्रतिभा जी का कि मुझे फिर इसको मतलब मुझे लगा नहीं कि इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। और थोड़ी बहुत जो हम एक जो आर्टिस्टिक लिबर्टी लेते हैं, वो नाटक जो लिखा गया है वो तो लिखा गया है, लेकिन जब नाटक से मंच तक चीजें आती हैं तो उसमें वो लिबर्टी हम ले लेते हैं। किस तरह से हम इसका दृश्य बनाएंगे, किस तरह से हम कौन सा सीन हम कैसे किस तरह से ये नाटक बढ़ेगा, क्या कोरियोग्राफी होगी, किस चीज कौन से गाने हमें इसमें रखने हैं, कैसे पूरे दर्शकों को एक दिशा में लेके जाना है, तो वो फिर वहां हम वो लिबर्टी थोड़ी बहुत ले लेते हैं। लेकिन तथ्यों से ज्यादा छेड़छाड़ इसमें इतिहास के तथ्यों से मुझे नहीं लगता कि की गई है, और प्रतिभा जी उसके बारे में शायद ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी क्योंकि इनका रिसर्च वर्क है। बहुत 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 महत्वपूर्ण पक्ष आपने लिया है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप, जो वर्मा जी ने भी सवाल उठाया है? जी 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 पहली चीज तो यह है, वर्मा जी से कहना चाहूंगी कि जो काव्य लिखे जाते हैं या जो नाटक लिखे जाते हैं, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवे तर क्षते सद्य पर निवृत्तये कांता संवित्तयो उपदेश युजे। क्या बात, काव्य यश के लिए है, धन के लिए है, इन सब के अलावा काव्य व्यवहार विदे होता है। तो जब मैं लिखने लगी इतिहास के तथ्यों पर भी, जब मैं लिखने लगी तो मुझे लगा कि इसमें हम कुछ दें, कुछ हम इसको दें जो व्यवहार विदे हो। और फिर उसके बाद तो है ही कि निर्माण के लिए है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। ये जो काव्य की कला है, नाटक की कला है, ये स्त्री के समान रूठ कर, नाराज होकर के अपनी बात दर्शकों तक या पाठक तक पहुंचा देती है। मेरे जो नाटक है उसका मुख्य सूत्र था भारतीय दर्शन की स्थापना करना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारे जीवन में कहे गए हैं। मेरे नाटक के मूल में यही ही है। और इसके लिए एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि कालिदास ने, क्योंकि मैं संस्कृत की हूँ और मैंने बहुत सारा कालिदास समारोह देखा है, मेरे पिता भी संस्कृत के प्रोफेसर थे, तो उसके अंतर्गत जब रघुवंश को मेरे श्रीनिवास रथ ने, जो नाटककार भी थे बहुत बड़े, तो उन्होंने जो मुझे पढ़ाया था, तो उसमें मैंने पढ़ा था, बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि जिंदगी को, भारतीय दर्शन में जिंदगी को 100 वर्षों में बांटा गया है। उन्होंने रघुवंश में कहा है कि राम के पूर्वज जिंदगी को कैसे बांटते थे या कैसे मनाते थे, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है कि रघुवंशी, राम के वंशज, शैशवे अभ्यस्त विद्या नाम, यौवने विषयिषिणाम, वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम, योगेन अंते तनु त्यजाम। ये बात है, योग के द्वारा अंते यानी अंतिम समय में, तनु यानी शरीर को, त्यजाम लोट लकार कहा है, आज्ञा दी है, चाहिए शब्द नहीं कहा, इस शरीर को छोड़ दो। और हमारा गीता भी तो यही कहता है कि मरण नहीं है याद, मात्र रूपांतरण है ये। इस मरण से डरना क्यों, समाधि मरण से डरना क्यों, ज्ञान मृत्यु से मरना क्यों, डरना क्यों। तो वही उसकी मूल बात है कि मैंने उसी को लेकर के, और जहां तक इतिहास के तथ्य थे, लेकिन मैंने नाट्य उक्तियों का प्रयोग किया है, रमणीयता उसी से आई है और भारती जी के निर्देशन में गया। एक बात कहना चाहूंगी भारती जी के लिए कि जब मैंने उनसे व्यक्तिगत बात की, मैंने उसकी 2 रिहर्सल देखी, उस बीच में जब मैंने उनसे बात की, तो मूलतः भारती जी दार्शनिक हैं, चाहे परिपक्व, उनकी जो रियल में सर, उनकी जो बात है, उनका जो शैली है, जो सोचना है, वो जैसा अभी उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति वैराग्य की ओर जाता है,
उनका वो जो दार्शनिकपन है, उनकी जो परिपक्वता है, उसने इस नाटक को कहीं भी किसी भी तरह से कमी नहीं रखी। मुझे डर नहीं, लग रहा था कि लेकिन ये लेकिन इतना डॉक्टर कठिन साहब डॉक्टर नाटक। साहब जब ये मंचन के लिए तैयार हो रहा था, इसके जी रिहर्सल्स वगैरह चल रहे थे, तो जी कभी क्या होता है ना कि जो स्वयं लेखक होता है, जब वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तो उनको लग रहा है यार यहाँ तो थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ, निर्देशक थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर वो लिबर्टी ले रहे हैं। तो कहीं पर कोई ऐसा संयोग बना, कोई मौका ऐसा आया जहां से आपने इत्तेफाक नहीं किया और भारती जी से नहीं कुछ नहीं नहीं थोड़ा सर। थोड़ा बहुत डिस्कशन भी हुआ? जी जी, पर इसमें उनकी परिपक्वता थी। उन्होंने जैसे कहा कि मुझसे फोन पर भी बात नहीं की, हो नहीं सकी, तो जब मैं यहाँ आई तो चर्चा हुई। उन्होंने जो किया तो मुझे उनका बिल्कुल सही लगा। स्वप्न दृश्य से शुरुआत करना बिल्कुल सही लगा। मैंने उसको कुछ नहीं कहा। हाँ, मुनिचर्या में मैंने जरूर बात की है कि वो कैसे पिच्छी लेते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे देखा जाता है, उनकी जो क्रिया है उसको। और मैंने भारती जी से कहा, वो पहले से ही तैयार थी, कि दिगंबरत्व जो है वो स्थापित होना है, करना है, क्योंकि हमारे यहाँ ये निवृत्ति श्रवण परंपरा का ये निवृत्ति मार्ग है, लोग जाने। और सर दूसरे में आज मैं खुल के ये बात कहना चाहूंगी कि वैदिक युग में भी श्रवण परंपरा थी। वहां लोग वातरासन कहा है, उन्हें नग्नकाह कहा है, मलिकर्णा कहा है, और इससे आगे भी मैं ये शब्द का प्रयोग कर रही हूं, शिष्ण देव कहा है। वहां पर थे। और वो क्या करते थे, अहिंसक थे। वो बलि, यूप बलि में बंधा हुआ जो उनका जो भी जानवर होता था, रात को आके रस्सी को काट देते थे यूप बलि से। और ये आप जानते हैं कि एक बार रस्सी कट जाए या जानवर रात को भाग जाए, वो रात को पूजा करके मॉर्निंग की बलि के लिए छोड़ देते थे। और रात को ये लोग आके नग्न कहा आके उसको छुड़ा देते थे। तो यदि एक बार चला गया तो वो अवध्य हो जाता है, फिर उसको नहीं मारते हैं। तो ये चीजें उपस्थिति है। मैंने एक शोध पत्र भी लिखा है रीवा यूनिवर्सिटी में कि ये जो परंपरा है ये हमारी भारतीय से पुरानी परंपरा है, आज की नहीं है। तो लोग ये जाने, एक इतना बड़ा सम्राट जो कि गांधार से लेकर के कर्नाटक तक जिसका राज्य है, उसको अचानक वैराग्य हो गया सारे भोगों से। हुआ तो राजा रघु के वंशजों को भी था कि उन्होंने भी जो यज्ञ करके सारी चीजें बांट दी थी और मिट्टी के पात्र में भोजन किया था, ये मिलता है रघुवंश में। तो इस वैराग्य की स्थापना होनी चाहिए। आज हम मृत तृष्णा में दौड़ते हैं, हम कहते हैं कि भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। आज का आधुनिक व्यक्ति उसी तृष्णा में दौड़ रहा है, यहां से बाहर निकल के दौड़ रहा है। तो उनको हम क्यों नहीं अपनी सांस्कृतिक परंपरा का बोध कराएं? ये मेरे भारती जी, एक निर्देशक के रूप में आपका मुख्य दायित्व एक निर्देशक का ये होता है कि जो आलेख उनके पास है उसको मूर्त रूप देकर मंच के माध्यम से ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने का। राजीव वर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी मैं उनका कमेंट धन्यवाद सुनाऊंगा, धन्यवाद। लेकिन आपको कितना श्रम करना पड़ा इसको, और वो एक रेपो जो बनाना है ऑडियंस के साथ, कि लगातार इतना भारी भरकम नाटक था, मैं कहूँगा कि कंटेंट के हिसाब से तो, और जो आपने पात्र चुने थे, कलाकार चुने थे इसके लिए, तो क्या लग रहा है आपको कि कितना आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ी, योजना बनानी पड़ी? देखिए बच्चे तो मतलब ये जो ग्रुप था ये उसमें सीनियर्स भी थे, काफी हैं जो बहुत समय से थिएटर कर रहे हैं, फिल्म के भी एक्टर थे और नए बच्चे भी थे। तो परिश्रम तो देखिए हर नाटक में करना ही पड़ता है। इसमें भाषा में थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ा कि शब्द इन बच्चों के लिए नए थे, तो उनको उसके मतलब बताना और समझाना, तो उस दिशा में थोड़ा परिश्रम ज्यादा था। और चूंकि हम लगातार काम करते हैं, रोज मिलते हैं, प्रैक्टिस में रहते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें भी नहीं आई हमें। हाँ, ये जो सब्जेक्ट था ये थोड़ा नया था हमारे लिए। और क्योंकि मैं जितने भी जब भी मैं एक नाटक को निर्देशित करती हूँ, तो मैं वहाँ एक निर्देशक के तौर पे नहीं बैठती, एक
दर्शक के तौर पे बैठती हूँ। तो अगर मुझे वो एज ऑडियंस मुझे वो अपील कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो दर्शक जो है वो कनेक्ट करेगा। मैं ये निर्देशक के तौर पे नहीं बैठती हूँ। जब भी मैं कोई नाटक निर्देशित करती हूँ तो एक दर्शक के तौर पे बैठती हूँ। हाँ, कुछ डिवाइसेस जो है स्टेज की, कैसे इसको खड़ा करना है, कहाँ से एंट्री है, क्या एग्जिट है, किस एक्टर पे क्या काम करना है, उसकी मनस्थिति उसको समझानी है, पात्र की, वो सारी चीजें वो सब होती हैं डिस्कशन में। लेकिन फाइनली जब खड़ा होता है तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके एक दर्शक के तौर पे उसे देखती हूँ, और फिर कमियां निकालती हूँ और फिर करेक्शन करती हूँ। तो ऐसा मेरा एक प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि अगर एक दर्शक के तौर पे मुझे वो ठीक लग रहा है, तो शायद सभागार में बैठे बाकी दर्शकों को भी ठीक लगेगा। तो इस तो मेहनत उसी दिशा में। नाटक जी। को तैयार करने में आपको कितना समय लगा? पूरा आ, अंतिम मंचन था इसका जो जी, फाइनल। जी जी। इन टोटल कहें तो 2-2.5 महीने लगे। बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था क्योंकि मोहन राकेश समान, ये जो समारोह है ये पोस्टपोन हो गया था, ये अपने दिल्ली के जो इलेक्शंस थे उनकी वजह से। पर 1-1.5 महीने हम लोग उधर कर चुके थे, और इधर 20-25 दिन की इधर हमारी रिहर्सल रही। तो हम वही समझिए 2 महीना, 2, सवा 2, 2.5 महीना हमें लगा इस नाटक को मंच तक लाने में। जी जी। जी अच्छा, राजवीर वर्मा जी ने एक कमेंट दिया है, प्रतिभा जी, मुझे लग जी रहा है ये कि उनका कहना है, मैं जी उसको जी जी। कोर्ट में एक बता रहा हूं, मुझे लग रहा हाँ है हाँ कि आपसे रूबरू बातचीत किए बगैर संतुष्टि नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। मैं स्वागत करूंगी, स्वागत करूंगी सर। जी जी जी। जी। और तो अभी जो जी जी, बताइए बताइए, आप कुछ कहना चाह अभी रहे हैं? भारती जी ने एक बात कही, जी कि दो बातें उन्होंने कही हैं जिसका मुझे उत्तर देना चाहिए। एक तो जी चाणक्य की प्रेमिका की बात करी, ठीक है? और दूसरी उन्होंने ये कहा कि जो शब्द थे, वो या जो भाषा थी, वो संस्कृत निष्ठ थी। तो ये जो है, इसके प्रसंग में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि बच्चों ने इतनी मेहनत की है सर, इतनी मेहनत की है कि वो ऐसा लगता था कि उनकी रोजमर्रे की भाषा है। और मैंने शायद थोड़ा-सा और कठिन कर दिया था कि इसको एस्टैब्लिश करने के लिए संस्कृत की लोकोक्तियाँ भी डाली थी। जैसे यही था कि साधु शरणम गच्छामि, वंदामि वंदामि, या तुम, कि वो बोलता है, चाणक्य बोलता है कि हे चंद्रगुप्त, तुम जो है, तुम एकमेव द्वितीयो नास्ति, या वो कहते हैं क्षमस्व स्वामिनी, क्षमस्व सुवासिनी, और योगे न अंते तनु त्यजाम। लड़कों ने ऐसा बोला जैसे रोजमर्रे में बोल रहे हो। तो ये क्या बात। भारती जी की विशेषता है कि कितना घोटा उन्होंने लगाया होगा, मैं नहीं जानती सर। लेकिन जी। चाणक्य, हाँ, उसी ये दिशा ये में ज्यादा मेहनत हुई है। जी ये पूरा श्रेय तो भारती जी को जाता है, जिन्होंने जी उनको सर। तैयार किया इस रूप अच्छा, में। जी उसके कारण नाटक एक बहुत गरिमामय और वजनी बना। चाणक्य जब बोलता था, इतने कठिन शब्दों को बोलता था कि मैं जो हूँ, उसने जैसे बोला, जब प्रेमिका की ही बात करती हूँ, उसी में वो एक संवाद भी मैं डाल दूंगी कि चाणक्य की प्रेमिका मैंने नहीं बताई। पहली चीज, वो प्रेमिका नहीं है, वो शैशव का स्निग्ध आकर्षण है, क्या जिसको बात। जिसको नाटक सम्राट प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त मौर्य में लिखा है। जब मैंने उसको पढ़ रही थी सर, वो भी बहुत थोड़ा कठिन ही नाटक है, बहुत बहुत इजी कठिन नहीं है। है, कोई शक नहीं। जी जी जी। उसमें जब मैं पढ़ रही थी तो हालांकि उसके उसका भी मंचन काफी हो चुका है प्रतिभा जी, जी हाँ। उसका जी जी भी। जी, तभी तो मुझ में साहस आया कि इसका भी हो सकता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि सुवासिनी बाल सखा थी तुम हमारी, सुवासिनी तुम बाल सखा थी हमारी, और जब तुम हार जाती थी, जब तुम हार जाती थी, हंसती थी। मैं जान के हार जाता था, मैं जान के हार जाता था। और अब मेरे संकल्प मार्ग में मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, और राक्षस से तुम विवाह कर लो। ये प्रसंग उसमें है। जब जयशंकर प्रसाद ने ये प्रसंग लिखा है, तो उसको मैंने पूरा एक दृश्य बनाया है, पूरा एक दृश्य बना दिया। और अंत में वो बोलती है कि हे मातृभूमि के ऋषि तुल्य चाणक्य,
तुमने मेरा वध किया है। कैसा वध ओ, किया है? क्या तुमने मेरी कोमल भावनाओं का वध नहीं किया? हम्म, और कौतिक देखो, एक बूंद भी रक्त की नहीं गिरी, ना कहीं कोई चीत्कार। एक आरक्त पुष्प खिलने के पहले बलि चढ़ गया। आह, फिर जी भी हे मातृभूमि के उपासक ऋषि तुल्य, मैं तुम्हारा श्रद्धा से मेरा सिर झुक जाता है। बाद में मैं तुम्हारे लिए सदा सहायक रहूंगी, क्योंकि वो षटकार की बेटी है और राजमहल में आती जाती है, युद्ध भूमि में उसके साथ रही है। तब वो कहता है, एक संवाद और बोलना चाहूंगी कि जब बचपन में वो था, जब बचपन में उन दोनों का चल रहा था शैशव का आकर्षण, तो सुवासिनी ने एक मोर पंखी उसे दी थी, एक मोर पंखी दी थी। तो वो कहता है चाणक्य कि मैंने कठोर शिला पर पहली बार इसी मोर पंखी से नारी तन बनाया था, उसी से लिख दिया मैंने अर्थशास्त्र, उसी से रच दिया मैंने चंद्रगुप्त मौर्य का सिंहासन। सुवासिनी, इस मोर पंखी के होने पर तुम्हारा साथ होना लगता है। बाद में वो कहता है, मुझे अलग होना है सारे बंधनों से, इस मोर पंखी से भी, और वो धीरे से गिरा देता है और क्या वो बात। दृश्य खत्म हो जाता है। बहुत सुंदर। तो ये है, प्रेमिका नहीं है। लोगों ने आलोचना करी है इस बात को लेकर के। मैंने भारती जी से भी कहा था, क्योंकि मैं शायद उन्होंने जयशंकर को नहीं पढ़ा, या शायद हो सकता है, बट लेखिका को तो एक बूंद भी कहीं मिलती है, एक बीज भी कहीं मिलता है, तो वो अंकुरण से अपना बना लेती है। तो वही काम हमारे मैंने साथ किया सर। डॉक्टर साहब, हमारे साथ आलोक शुक्ल जी जुड़े हैं, जी जो जी स्वयं जी एक नाटककार हैं, अभिनेता हैं। जी 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 उन्होंने एक कमेंट दिया है, ज्यादातर लोग सम्राट अशोक को जानते हैं कि हाँ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और अब लोग ये भी जानेंगे कि सम्राट चंद्रगुप्त जैन मुनि बने। जी जी। तो इस बौद्ध पर बने, आप। ये तो कहीं मुझे नहीं लगता कि उल्लेख मिलता है, जी बौद्ध जी। का उनका नहीं मिलता, क्योंकि वो तो मयूर पोषकों के क्षत्रिय वंशज हैं, ऐसा जैन पुराणों में लिखा हुआ है। कुछ लोग उनको शूद्र बोलते हैं, ये लिखते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैन धर्मावलंबी जो मुनि होते हैं, वो सबसे पहले तो सत्य को ही अपनाते हैं। उसमें मैंने धार्मिक चर्चा भी कराई है, और भारती जी ने बहुत सारा भद्रबाहु मुनि से उस दर्शन को भी बताया है। जी जैसे जी। आज सारे विश्व में अनेकांतवाद के लिए चर्चा हो रही है, सत्य को जानने के लिए अनेकांतवाद सही है। अनेक अंत, एक सत्य के बहुत अंत होते हैं, 10% होते हैं। उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि 5 अंधे हाथी को जब देखते हैं, तो अंधे से पूछते हैं, भाई हाथी कैसा है? तो वो तो जो पैर छूता है वो खंबे वाला है, मुनि समझा रहे हैं। जो पेट छूता है वो दीवार वाला है, जो पूंछ छूता है वो रस्सी वाला है, और इसी तरह से जो कान छूता है तो पंखे वाला है। इन छोटे छोटे सत्यों को यदि एक बना लें तो हाथी की परिभाषा मिलती है। क्योंकि जैन दर्शन में कहा गया है कि धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभावो धर्म। वस्तु की जो परिभाषा है वही धर्म है। पानी का धर्म शीतलता है, हम उसको आज कई कई अर्थों में ले जाते हैं, बट मूलतः देखा जाए तो अग्नि का स्वभाव दाहकता है, मनुष्य का स्वभाव चेतनता है, शांति है। इसीलिए हर युद्ध के बाद संधि वार्ताएं होती हैं। तो भारती जी ने उसको इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया कि मैं नहीं सोचती कि कोई बोर होगा, और कुछ ना कुछ लेकर के ही नाटक से गया होगा। अच्छा भारती जी, जब मूल रूप में ये नाटक का आलेख, इसकी पांडुलिपि आपके सामने आई, तो पहली रीडिंग में आपको क्या लगा कि कितना इसमें रखना चाहिए, कितना इसमें एडिट करना चाहिए, और क्यों आपको कुछ पोर्शंस को एडिट करके ड्रॉप करना पड़ा? ये टेक्निकली क्या संभव नहीं था, या आपको लगा कि मंचन की दृष्टि से कम्युनिकेट करने के लिए बाकी पर्याप्त है, इसकी आवश्यकता नहीं है? देखिए, जब स्क्रिप्ट हमारे पास आई, ये महाश्रवण चंद्रगुप्त मौर्य की, तो जब हमने इसको पढ़ा तो इसमें थिएटर मंचन के हिसाब से बहुत सारी लोकेशंस थी,
बहुत सारे स्थान बहुत अलग अलग उसमें, और कुछ छोटे सीन्स या कुछ, तो हमने कुछ 2-4 सीन्स को मर्ज करके एक सीन बनाया, एक ही जगह पर उसको सजाया कि अगर ये है तो चलिए, ये अगर उद्यान में है तो ये सारी चीजें उद्यान में हो सकती हैं। कुछ जगह, 2 जगह पर प्रतिभा जी ने फ्लैशबैक का यूज किया था, तो वो भी मुझे लगा कि मंचन की दृष्टि से वो नाटक के प्रवाह को तोड़ेगा। तो हमने उसको आज के संदर्भ, अभी के उसमें ही हमने उस चीज को इनकॉर्पोरेट कर लिया कि वो फ्लैशबैक में नहीं, वो चीजें वो अभी ही बात हो रही हैं, क्योंकि सुहासिनी जो थी वो हैं अभी दरबार में, तो वो उसी अवस्था में वो बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, लेकिन वो आज हो रही है। तो 2 जगह ऐसा था कि वो एक हेलेना के संदर्भ में एक और फ्लैशबैक था, तो वो मंचन की दृष्टि से वो थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था। मतलब इतने सारे फेड आउट्स होते और वो छोटे छोटे सीन्स थे, और फ्लैशबैक में जाके फिर वही एक्टर फ्लैशबैक में अगर जा रहा है तो उसका पूरा गेटअप चेंज, वो सब संभव नहीं था। तो हमने वो कुछ कुछ बहुत सारे सीन्स को मर्ज किया, बहुत सारे लोकेल्स को हमने एक ही जगह पे रखा, और कुछ चीजें जो थी वो हमें जब लगा कि ये प्रवाह को तोड़ेगा तो हमने उसको छोड़ भी दिया। बहुत सारे ये गीत थे, बहुत सारी जगह कविताएं थी, लेकिन उसका कुछ असर पड़ा नहीं। वो चीजें क्योंकि आ रही थी, वो संवाद में भी आ रही थी, तो वो उसका कुछ असर पड़ा नहीं। और मेन यही था कि दर्शकों के लिए एक प्रवाह बना रहे, कहीं उनका प्रवाह ना टूटे, वरना आजकल का तो आप देखते हैं कि अटेंशन स्पैन कितना छोटा सा है, दिन भर वो मोबाइल से छूटते ही नहीं है, क्या और बात है। थोड़ा सा भी अगर कहीं ढीलापन आए तो बाहर खिसक लेते हैं, और जी जी फिर जी जी है जी। ना। तो अभी तो इंसान बिल्कुल एकाग्र हो ही नहीं पा रहा है, और नए बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा ये फोन हो गया है। तो वो लग रहा था कि कहीं वो प्रवाह ना टूटे, बस वो दर्शकों का जो अटेंशन है वो बना रहे, उसमें कमी ना आए। तो उस दिशा तो में करते करते वो चीजें इस तरह से बन गई। मैं तो जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से ये नाटक नहीं देख पाया, जबकि प्रतिभा जी का बहुत आग्रह था। उस दिन जी कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं वहां नहीं पहुंच पाया, लेकिन जी बाद में जो मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखे और कुछ वीडियो देखे, तो जो सेट डिजाइन आपका था उतना भारी भरकम नहीं था, जो कि ऐसे नाटक के लिए होना चाहिए। बड़े बड़े खंबे खड़े होते हैं, बहुत बड़े राजमहल के, वो उस तरह से होते। आपने बहुत ही शालीनता के साथ, मैं कहूंगा कि इस सेट को ऐसा डिजाइन किया था वो प्रभावी बना रहे और ज्यादा बोझिल भी ना लगे। तो जी। इसके बारे में आपका कमेंट जानना चाहूंगा। वही था कि उतने उस चबूतरे को हमें बहुत सारे स्थान बनाने थे उसी जगह पर, बहुत ज्यादा हम कुछ चेंज नहीं करना चाह रहे थे, तो एक चबूतरा हमने सिर्फ बनाया, और 2 पिलर्स उसमें रखे, खंबे रखे, तो वो दरबार का हो गया। उसी में हमने पीछे कर्टन डाल दिया, तो वो शैया लगा दी, तो शयन कक्ष हो गया। उतने से स्पेस को हमें बहुत सारे लोकेल्स में चेंज करना था। अगर बहुत भारी भरकम सेट लगा लेते तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो उसको इतना हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वही वही चबूतरा सब जगह, वो उद्यान भी बना, वो भद्रबाहु जहाँ बैठते हैं वो जगह भी बनी, वही हमारा सभागार भी बना, वही शयन कक्ष भी बना। उसी जगह पर बहुत सारे दृश्य हमने दिखा दिए थे, छोटे छोटे चेंजेस करके। तो बहुत उस तरह से थोड़ा सोचा गया था कि बहुत ज्यादा बोझिल भी ना हो दर्शकों के लिए भी, और हमारे कलाकारों के लिए भी, कि बहुत ज्यादा अगर मंच में जो चेंजेस हैं, अगर सेट चेंजेस हैं, तो फिर उनकी भी एकाग्रता थोड़ी सी खत्म होती है, वो अपने पात्र में होते हैं। तो बहुत मिनिमम उसमें हम करना चाह रहे थे इसको। मेरे वो कितना। आजकल का जी वो टेक्निकल ट्रेंड ही ऐसा है कि जी मंच जी पर ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ना सेट हो। वगैरह करने चाहिए। आजकल तो जी प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से जी। जो कोई सीन है उसको हम हाँ। प्रस्तुत करते एक हैं। चीज मैं और कहना चाहूंगी
जी जी कि जितना हम सिंबॉलिक रहते हैं, देखिए यहाँ एक कल्पना है लेखक की, उसके बाद निर्देशक आ जाता है, और फिर हमारे कलाकार उसमें बहुत कुछ जोड़ते हैं, और फिर जो देखने वाले हैं वो बहुत कुछ जोड़ रहे होते हैं। तो हम अपनी कल्पना के साथ साथ अपने दर्शकों की कल्पना शक्ति भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल एक खंबा रखने से वो समझ जाते हैं कि ये राजमहल है, सिंपल एक पर्दा लगाने से और एक शयन वो शैया रखने से समझ जाते हैं कि ये शयन कक्ष है। एक पेड़ खड़ा कर दिया और 2-3 बेल हमने टांग दी तो उनको समझ में आ गया ये उद्यान है। तो अपनी ठीक है। कल्पना उनकी कल्पना शक्ति भी हम इस्तेमाल करते हैं। भारती जी, पहला ऑडियंस ये था ना कि उनको समझाना पड़ता था। आजकल तो खुद ऑडियंस जी, समझते हैं, जो दर्शक हाँ होते हाँ, हैं, कि इसका बिल्कुल, ये है। एक जी जी। हमारे साथ प्रवीण कुमार मोदी जी जुड़े हैं, तो उन्होंने एक कमेंट किया है, क्या इस नाट्य मंचन टीवी सीरियल बनाया जा सकता है? अब मैं तो इसके लिए आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप दोनों में से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वो विषय ऐसा है कि जैसे मैंने कहा, हमें मंच पर इसकी प्रस्तुति करनी थी। लेकिन अगर टीवी सीरियल में आपके पास साधन होते हैं, आप उतने सारे लोकल्स में जा सकते हैं और एक बिल्कुल वास्तविक तरीके से उसको स्क्रीन पर ला सकते हैं, तो संभावनाएं हैं इस नाटक में स्क्रीन पर आने की, इसको टीवी सीरियल या फिल्म के तौर पर भी लाने की संभावनाएं हैं, बिल्कुल। अच्छा आपके लगा लिए ये सुन आपके लिए करके फिर। एक मिनट डॉक्टर साहब, आपके लिए अमिता सिंह जी, भारती जी, उन्होंने कहा कि भारती शर्मा जी ने बड़ी निपुणता से, सशक्तता से नाटक का निर्देशन किया है, तो आप धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। ये आपके लिए बहुत बहुत अच्छा बहुत ट्रिब्यूट शुक्रिया। का कमेंट है। और थैंक हाँ यू। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, आपने बोला था, दोनों के लिए प्रश्न छोड़ा था सीरियल का। तो मैं ये कह रही थी कि मुझे तो बहुत खुशी होगी यदि आप ये सोचते हो कि इसका सीरियल बन जाएगा, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ, स्वीकृति है मेरी। क्योंकि यदि उसमें वो ये है, ये तत्व हैं, तो मैं चाहूंगी कि जब सीरियल बनता है तो उसका जो मास है, दर्शक जी है, वो जी, बहुत हाँ, उनके पास जाता बिल्कुल है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अब एक प्रश्न है हमारे सामने। बहुत सारे लोगों ने, व्यक्तियों ने, जो दर्शक थे या जो इसके जानकार हैं, जो हम नाट्य समीक्षक हैं, उनकी कई जिज्ञासाएं आपके समक्ष आई होंगी। देखिए, सिर्फ केवल प्रशंसा होना ही, तारीफ होना ही पर्याप्त नहीं होता है। अगर कोई इसके बारे में कोई विशेष बात कहता है कि भाई साहब, कि हमारी ये जिज्ञासाएं हैं, तो वो तो कुछ डाउट्स हैं, तो डॉक्टर साहब आपके सामने आया होगा। तो जी किस तरह जी। का, कैसे कैसे आप के सामने ऐसे सवाल आ गए हैं? ज्यादा तो नहीं आए हैं, लेकिन एक दो जी का तो मैंने समाधान कर ही दिया। एक जो है वो चाणक्य की प्रेमिका के लिए था, लोगों को बहुत ज्यादा। दूसरा एक आया था श्रवण और श्रमण शब्द के लेकर लेकर के, जी। कंफ्यूजन होता है। तो जो प्राचीन समय में श्रमण परंपरा थी, जैन और बौद्ध साधु के लिए, आई थिंक उपनिषद में भी इसका प्रयोग हुआ है। मैं भूल रही हूँ बृहदारण्यक में है या किस में है, तो उसमें भी श्रमण शब्द का प्रयोग हुआ है। और श्रमण शब्द जो है वो श्रम से बना है। जो श्रम के द्वारा आत्मोत्थान करते हैं, तप करते हैं, उसमें लीन होते हैं, किन्हीं बाह्य कारणों की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा जो साधु है वो श्रमण साधु कहलाता है। और जैसा मैंने कहा कि वेद से ही श्रमण परंपरा जारी है। और श्रवण शब्द जो है वो श्रवण की श्रवण बेल गोला का अर्थ होता है सफेद तालाब, जो कि बेंगलोर के पास में है, जो नगर का नाम है। तो वहां उसे कट वप्र भी कहते थे, या मरण पर्वत भी कहा जाता था। तो वो तो उसकी एक संज्ञा है। श्रवण बेल गोला, दक्षिण का अर्थ है सफेद सुंदर सा तालाब, आज भी है वहां पर, उस पर्वत के नीचे आज भी वो तालाब है। तो लोगों को कई बार ये लगा कि वो श्रवण बेल गोला से ही मैंने नाम उठा करके श्रवण चंद्रगुप्त किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो श्रवण चंद्रगुप्त नहीं है, श्रम चंदा मामा वाला माँ, श्रमण शब्द है।
इसलिए मैंने उसको लिखा महाश्रवण। यदि श्रवण चंद्रगुप्त मौर्य साधु था, लेकिन उसको अंतिम मुकुटधर राजा भी कहा जाता है, मतलब मुकुटधारी राजा। उसके बाद फिर कोई मुनि नहीं बना, तो वो श्रमण ही नहीं महाश्रमण है, इसलिए उसका नामकरण भी मैंने महाश्रमण शब्द से किया। क्या बात है, और बहुत अच्छी बात है। जी भारती जी, मैं फिर प्रतिभा जी से ये आग्रह करूंगा कि वो कुछ संवाद हमें इस नाटक के सुनाएं, लेकिन उससे पहले आपके लिए मेरी एक जिज्ञासा है कि आपको जब इतनी समय के लिए प्रतिभा जी आपके साथ साथ रही, तो आपको लगा नहीं कि इनको भी एक भूमिका देनी चाहिए थी? देखिए कितना बढ़िया प्रतिभा जी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और करती रही हैं, लेकिन जब हमारा आमना सामना हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बहुत एक तो विदेश में थी पहले, और जब आई फिर साहित्य कला परिषद की कुछ डेट्स फाइनल नहीं हो रही थी, और उन्होंने बताया भी हमें बहुत देर से कि चलिए आपको ये 11 तारीख को या 10 तारीख से फेस्टिवल हो रहा है तो आपको परफॉर्म करना है। अगर थोड़ा पहले मिले होते तो मैं जरूर प्रतिभा जी से कोई ना कोई पात्र कुछ तो मैं रोल करवाती। नहीं, अभी भी समय नहीं गया, आपके अन्य नाटकों में मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिभा जी का भी रोल अब तय हो गया है। मैंने भारती जी से निवेदन किया। अब मैं अभी देखिए कितने सुंदर इन्होंने अभी जो डायलॉग बोले हैं शुरुआत में, कितने सुंदर तरीके से इन्होंने बोला है, तो ये तो कोई शक नहीं है। मैंने नाटक जिया है, मैं नाटक स्वयं जीती थी और बोल के देखती थी कि क्या ये संभव है बोलना, इसको इस रूप में यदि बोला जाएगा, क्या ये शब्द से शब्दार्थ और शब्द ध्वनि वही जाती है लोगों के पास। तो शब्द को इसलिए कई बार मैं उसका हिंदी ढूंढती हूँ या पर्यायवाची भी ढूंढती हूँ, लेकिन जब मुझे नहीं मिलता तो मैं उसका प्रयोग करती हूँ। और इसके लिए एक बात और कहना चाहूंगी कि जब मैं आकाशवाणी में नाटक लिख रही थी, कुमार संभव और यक्ष प्रिया, और मैंने कादम्बरी का भी खुले मंच के लिए रूपांतरण किया है, उस बीच में मेरे जो थे श्रीनिवास रथ, उनके पास मैं कैसेट्स भेजती थी, मेरे फादर ले जाते थे क्योंकि उनको बड़ी खुशी होती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा पहला कुमार संभव का मैंने कुमार जन्म किया था, वो तुम्हारा पहला नाटक था, वो मुझे ज्यादा भाषा के रूप में समृद्ध लगा। और दूसरी बात जो है, वो तुमने यक्ष प्रिया किया मेघदूत के ऊपर, उसमें वो भाषा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों तुम्हारी भाषा नीचे आई? आज भी मेरे पास वो लेटर है। और उसके बाद उन्होंने कहा, क्या तुमने आकाशवाणी से समझौता किया? और ये सच है, आकाशवाणी ने कहा कि आप सरल भाषा लिखिए। उन्होंने कहा नहीं, एक लेखक को नीचे नहीं आना चाहिए, शब्द से शब्द लक्षणीय और व्यंजनीय शब्द होते हैं। तुम्हें अपने श्रोताओं को, दर्शकों को, पाठकों को ऊपर उठाना है। क्यों आप जो है इससे जो है महाकवि की आत्मा दुखी होती है? इस तरह से उन्होंने बोला और मैंने उसको गांठ बांध ली। और फिर और एक बात बोल दूं, शायद गर्व की ही बात है कि उन्होंने मुझे अंतिम में लिखा था, बेटी ही कहते थे, मेरे अंकल फादर के मित्र थे यूनिवर्सिटी में दोनों, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरी बिटिया मोहन राकेश जैसा लिख सकती है। अरे वाह, क्या बात। सर वो नहीं है अभी, लेकिन मैं समर्पित करना चाहती हूँ कि मुझे मोहन राकेश अवार्ड मिला। मैं मोहन राकेश को नहीं छू सकती हूँ, लेकिन उन्होंने जब ये शब्द कहे तो मेरे हृदय में था कि इसको मैं मोहन राकेश के लिए भेजूंगी। 1 साल इंतजार किया सर मैंने इसके लिए। और जहां तक आपने भाषा की बात कही है और मोहन राकेश का भी आपने उल्लेख किया है, अब मोहन राकेश जी ने जब आषाढ़ का एक दिन या लहरों के राजहंस लिखे, तो उनकी भाषा देखिए, और जब वो आधे अधूरे तक पहुंचे उसकी भाषा ही कुछ अलग है। यानी मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, ये तो आपका जो कथ्य है, आपकी जो कथा है, आपका जो प्लॉट है, आपका जो विषय वस्तु है, भाषा तो मुझे लग रहा है कि उस पर ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि आधे अधूरे के पात्र तो अलग तरह के थे, तो भाषा 2500 साल पहले का था, नाटक था, इसीलिए मैंने वो शब्द डाले और संस्कृत की छोटी छोटी उक्तियां भी डाली, इसीलिए डाली हैं। यदि मैं आज की लिखती तो वो नहीं होती।
क्या बात है। इसलिए तो मैं इसी जी संदर्भ में भारती जी का कमेंट लेना चाहूंगा। जी जब आपने ये नाटक चंद्रगुप्त किया तो आपको लगा कि खैर आपने तो जो आपने कैरेक्टर्स लिए हैं, जो आपने पात्र चुने, जिनसे करवाया, तो आपने उनसे करवाया ये। कई लोग तो उच्चारण सही नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपने करवाया उनसे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक निर्देशक होने के नाते आपको क्या लगा कि आपको ये डर नहीं लगा कि ये जो भाषा है, क्या ये संप्रेषित हो पाएगी मेरे ऑडियंस तक? ऑडियंस इसको ग्रहण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हाँ, देखिए, भाषा तो एक माध्यम है अपनी संवेदना को दर्शकों तक सुनने वाले तक, श्रोता तक पहुंचाने का। तो भाषा कोई भी हो, भाषा कोई बैरियर नहीं है। अगर आप उसको यहाँ महसूस कर पा रहे हैं, अगर आप उसको महसूस कर रहे हैं और वो संवेदना के साथ आप उच्चारण कर रहे हैं, तो बेशक दर्शक उस शब्द से परिचित ना हो, है ना। लेकिन अगर उन तक वो संवेदना पहुंच रही तो वो अनुमान तो लगा ही लेते हैं कि इस शब्द का अर्थ ये होगा। जी जी आप समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ गए, है ना। समझ गए। बिल्कुल। तो ज्यादा काम हमारा मेरा एक निर्देशक के तौर पे ये था कि उस संवेदना को उनको पकड़ाया जाए कि शब्द का हाँ, मायने तो ये है, लेकिन अंदर क्या महसूस कर रहा है वो पात्र, जो उसकी जो संवेदना अंतर्निहित क्या है। है उसका वो बिल्कुल, बिल्कुल। संप्रेषण। तो जी, वो जी, जी। वो चाहे किसी भी भाषा में बोले, वो जिब्रिश में बोले या कैसे भी बोले, अगर उसकी संवेदना है उसके अंदर, वो हृदय से बात कर रहा है, तो वो श्रोता तक पहुंचेगी ही। भाषा एक माध्यम है श्रोता तक कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। मेन तो वो है जो संवेदना है, उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। तो भाषा मुझे लगता है कि कभी बैरियर नहीं होती है कम्युनिकेशन में। अगर आप मन से कुछ कहना चाह रहे हैं, हृदय से कुछ बात दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी भाषा में बात करें। और ये अच्छी आपका बात थी कि हमारे बच्चों ने इतने क्लिष्ट शब्दों को, संस्कृत के शब्दों को, उसके उच्चारण को इतना मतलब अच्छी तरह पकड़ा कि वो सुनने वालों को लगा ही नहीं कि ये इनकी भाषा नहीं होगी। मेहनत बहुत की बच्चों ने, बहुत मेहनत की। नहीं, लेकिन वही मुझे वो विश्वास था कि अगर संवेदना ये पकड़ लेंगे उस पात्र की, तो शब्द ये कुछ भी बोले वो दर्शकों तक पहुंचेगा ही। क्या बात है। तो ये एक नहीं, विश्वास था। जी एक एक प्रयास ये होता है ना, जब हम मंच पर होते हैं तो दर्शक जो ऑडियंस में बैठे होते हैं उनको लगता है, ये वो फील करते हैं कि ये भाषा बहुत जबरदस्ती बोल रहे हैं। दूसरा होता है ये जो प्रवाह में आता है, फ्लो में आता जी है, और जी पता जी भी जी नहीं बिल्कुल। चलता है कि आप हम्म, बोलते बोलते कितना मधुर और कितना संप्रेषणीय होता है वो। तो उसमें बिल्कुल। सबसे ज्यादा मतलब वो कनेक्शन होता है, कनेक्ट होता है। जी तो अच्छा, जो मेरा आग्रह था वो अभी रह गया। आप आलेख अगर आपके सामने हैं तो हम 2-3 संवाद आपके आपसे सुनना चाहते हैं नाटक का। प्रतिभा जी। हाँ, प्रतिभा जी ओहो सुनाए। ठीक है सर। मैं अपनी स्क्रिप्ट उठाती हूँ। कौन सा मैं भारती जी कहेंगी मैं वही नहीं, वाला पूरा पढ़ नाटक दूंगी। नहीं सुनाइएगा, थोड़ा जी बहुत। नहीं, भारती जी जिस प्रसंग को कहेंगी वो मैं सुना दूंगी। आपका अ, आपको आपका आपको मुझे आप जिस 2 आप मिनट दीजिए। जी 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 हाँ, जी मुझे 2 मिनट दीजिए। फिर मैं वो चाणक्य का वो सुनाना चाहती हूँ कि जब मैं वो खुद उसमें बोलता है क्या बात है, कि क्या मैंने बात। जी, जी। वो चाणक्य का आत्मालाप जो है वो सुनाना चाहूंगी मैं। तो हाँ हाँ हाँ, वो आप बेहद ही आप सुंदर है। मुझे आप वो संवाद निकालिए, तब तक मैं भारती जी से एक बट इतना मैं एक बात कहना चाहूंगी कि भारती जी ने जैसा कहा, तो हम्म। भारती जी ने किसी को सांस नहीं लेने दी सर। अरे हमेशा राम तालियां जी। बजती ही रही। और क्या बच्चों बात ने है। रियल में इतनी मेहनत की है कि वो ऐसा लगते थे कि सुबह शाम संस्कृत निष्ठी भाषा बोलते हैं। उसका संप्रेषण ही था, पूरी बनी थी। आप सोचिए, जी बाद बाद तक किसी ने मुझे नहीं बाहर निकल के कहा कि भाषा कठिन थी। किसी क्या ने बात नहीं है। कहा अभी तक। तो 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 वो इसमें आप जो सब। है वो भारती जी। जी की ही वह थी। तो जी वो संवाद आप निकालिए चाणक्य का, तब तक मैं भारती जी, मुझे ये बताइए। उसके पहले सर मैं वो जी सर। कहना चाहूंगी कि जो एक कोमल गीत है वो बता दूं मैं आपको, और उसके बाद फिर मैं कठिन संवाद भी हाँ बोल हाँ दूंगी। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। नहीं तो लोग सोचेंगे बहुत हैवी है। तो मैं वो वसंत का, जो वसंत उत्सव था राज्य में था, और महारानी को बड़ी तकलीफ है कि मेरे वासंती सौंदर्य को पहली बार हुआ है कि आपने मेरे वासंती सौंदर्य की अवहेलना की है। क्या हुआ मैं जानना चाहती हूँ।
मैं पट्टमैशी हूं तुम्हारी, मुझे बताओ क्या हुआ। तो वो जो वासंती मौसम था या वो था, वहां मैंने एक गीत लिखा था, सिर्फ 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। यदि भारती जी का स्वर तो कोकिला जैसा है, यदि अरे वो नहीं नहीं, सुनाए क्या तो बात। बहुत ही अच्छा है। आप मैं तो सुनाइए। पीछे बिल्कुल, नहीं होके नहीं मेरी नहीं, तो आप आवाज सुनाए। फट गई है। नहीं तो तो आप मैं सुनाए। आप बहुत अच्छा गा रही थी। आप सुनाए। आप जी। सुने भारती जी से भी सुनेंगे हम बाद में, पहले आप जी सुनाए। जी नहीं, जी मुझे मैं तो तो वो याद भी नहीं है। हाँ। मैं आपके जी आदेश का को स्वीकारती हूँ। जी जी। मौसम है, चारों तरफ वसंतोत्सव है, फूल पत्ते सब निकल आए हैं, और वसंत के आगमन के साथ ही मनुष्य का मन भी खिल जाता है, और श्रृंगार थोड़ा सा तो उसके ऊपर उतरता है। तो उन्हीं शब्दों को मैंने बांधा था कि नव पलाश की डाली लेकर, नव पलाश की डाली लेकर आया है मधुमास, सखारे मन की बात करो। नव पलाश की डाली लेकर आया है मधुमास, सखारे मन की बात करो। डाली डाली भंवरा डोले, मनवा डोला जाए, सखारे मन की बात करो, सखारे मन की बात करो। अब भारती जी गाएंगी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या जी बात। जी। बहुत जी। तब बढ़िया, तक मैं बहुत। वो संवाद निकाल लेती हूँ, आप हाँ जी। चर्चा अच्छा, मैं कीजिए। तब तक जी भारती जी से बात करता हूँ। जी जी भारती जी। जी ये बताएं कि आप एक निर्देशक हैं नाटक के। आपको क्या लग रहा है कि वर्तमान में जो रंगमंच के लिए नाटकों की उपलब्धि होनी चाहिए, जो नाटक उपलब्ध होने चाहिए, क्या वो प्रचुर मात्रा में हमारे समक्ष आते हैं? ये बहुत बारीकी से, ये संजीदगी से ये बिंदु मेरे अंदर मुझे बहुत प्रेरित करता रहता कि क्या स्थिति क्या है नाटकों की, जो सही मायने में, जो शुद्ध रूप से रंगमंच के लिए तैयार किए जाते हैं। नहीं उपेंद्र जी, अभी रंगमंच के लिए तैयार किए हुए नाटक मतलब नहीं मिल पाते। हम लोग भी बहुत उसकी तलाश में रहते हैं, और यही वजह है कि मैं ज्यादातर उपन्यासों को अपने मतलब उसका रूपांतरण करके उस पर मैं नाटक करती हूँ। मेरे ज्यादातर नाटक जो हैं वो उपन्यास पर आधारित रहे हैं या कहानियों पर आधारित रहे हैं, और बहुत कम होता है कि लिखे हुए नाटक मेरे सामने आए। बहुत कम लेखक हैं जो नाटक लिख रहे हैं जरूर, लेकिन रंगमंच की जो समझ है ना, वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ी उसमें थोड़ी कमी है कि रंगमंच में ये नाटक जो हम लिख रहे हैं ये उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा। इसमें ये दृश्य, एक सीन जो है वो पूरा अपने में पूरा है या नहीं है, तो थोड़ी कमी तो लगती है। कुछ लोग हैं अच्छा भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कमी तो जरूर लगती है, जैसा आप खुद ही नहीं कह रहे थे कि जी। नहीं नहीं, बिल्कुल। जैसे अब देखिए ना, हाँ जैसे मराठी में नाटक बहुत अच्छे आते हैं और जिनका मंचन होता है, जी। बांग्ला में नाटक बहुत अच्छे आते हैं, और असमिया में बहुत हम्म। अच्छे नाटक आते हैं जिनको खेला नहीं, जाता है। बिल्कुल लेकिन रीजनल नाटक अच्छे लिखे जा रहे हैं और वही अच्छे वही हो वही रहे हैं। हिंदी में नहीं, शेक्सपियर हिंदी में ये नाटकों की समस्या है, इसमें कोई अभाव है। संदेह नहीं है, जी अभाव है। और बिल्कुल। इस हिसाब से तो हमें इस बारे में, तो इस दिशा में बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। जब तक आपके सामने रंगमंच के लिए लिखे गए नाटक नहीं आएंगे, तो तब तक एक हम्म। निर्देशक के लिए एक चुनौती तो रहेगी ही ना, कि जो बिल्कुल रहती आप। है, जी जी। बिल्कुल तो रहती इस है। तो इस दिशा में क्या सुझाव दे रहे हैं आप? क्या कोई वर्कशॉप्स वगैरह होने चाहिए, या नेशनल स्कूल ऑफ देखिए, ड्रामा जैसे संस्थानों हाँ मैं यही कह पर रही थी कि योजना? एक जी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी संस्था जो है वो इस दिशा में कदम उठा सकती है, क्योंकि उनके पास संसाधन है और वो कर भी सकते हैं। तो कुछ कुछ ये वर्कशॉप्स करते भी हैं बीच बीच में, पर वही है कि बहुत मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पा रहा है कि एक स्पेशलाइज्ड कुछ एक नाट्य लेखन का एक रखा जाए कि ये एक विषय
रखा जाए, वो नहीं होता। कुछ थोड़े दिनों के लिए कुछ वर्कशॉप्स हो गई या कुछ वैसा हो गया, वो लगातार कुछ ऐसा हो कि जो नए बच्चे हैं अगर जिनको रुचि है नाट्य लेखन में, तो वो उसका मतलब उनको थोड़ी शिक्षा मिले तो वो लिख भी पाए आगे। तो मतलब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में क्या इसको एक सब्जेक्ट, एक विषय के रूप में नहीं रखा गया? विषय के रूप में अभी नहीं है ये। रखना चाहिए। मतलब मेरा रहना निवेदन चाहिए ये जी। जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का अर्थ केवल एक्टिंग करवाना नहीं है, एक्टिंग नहीं है। बल्कि उस एक्टिंग के लिए जो कंटेंट आपको हाँ चाहिए, जो नाटक चाहिए, बिल्कुल तो उस बिल्कुल। दिशा में भी, नाट्य लेखन की दिशा में भी राष्ट्रीय हाँ नाट्य विद्यालय जैसे संस्था को सामने आना चाहिए। और हाँ जो जो बच्चे लिखना जानते हैं, जो लिखने में रुचि रखते हैं, उनको उस दिशा पे ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन कर उनको सकते हैं बिल्कुल। है ना? ये सुझाव भी आ रहे हैं, उन तक पहुंच भी रहे हैं। तो पता नहीं क्या कुछ शायद दिक्कतें होंगी या तो कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे। लेकिन बीच बीच में वर्कशॉप्स तो होती हैं, इतना मुझ तक खबर पहुंचती है कि नाट्य लेखन पर कुछ कुछ दिनों का एक वर्कशॉप हो गया या। लेकिन मुझे लगता है कि लगातार अगर जिस जिस तरह से 3 साल का पाठ्यक्रम है उसमें ही इंक्लूड कर लिया जाए उसको, तो वो शायद ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल। आगे। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आपका संवाद तैयार है? जी सर। जी एक चाणक्य वाला है और जी सर। मैं आपसे पूछना चाहूंगी भारती जी से। और एक जी है कि जब वो चंद्रगुप्त चाणक्य को छोड़ने के लिए आता है तो जी चाणक्य तिलमिला जाते हैं। कौन सा संवाद पढ़ूं? एक तो उसका आत्मालाप है कि अखिल संसार मानता है कि मेरा अपमान नंद वंश के कारण हाँ हुआ। ये तो हाँ। नहीं, आप वो जो चाणक्य विदा लेके जा रहे हैं उसके बाद जो वो शक्तार से बोल रहे हैं ना, वो मैं ढूंढ नहीं पाई अभी। आ, बट उसके पहले का है जब वो छोड़ के चला हाँ ये जाता उसके है। पहले का है, लेकिन उसके बाद जो उनका चाणक्य का आत्म मंथन है और रियलाइजेशन है, वो हाँ ज्यादा हाँ हाँ। अपीलिंग है। थोड़ा इसी चीज में थोड़ा आगे अगर आप जाएं तो वो मिल जाएगा। जब वो चंद्रगुप्त जो है विदा लेकर चले जाते हैं और शक्तार आते हैं, वो ये उनसे कहते हैं कि देखिए वो चंद्रगुप्त जो है वो हाँ 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 हाँ। सब यस, तो मिला त्याग मिला। कर चले गए। मिल गया, मिला वो आपको? जी 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 हाँ जी सुनाइए सुनाइए डॉक्टर साहब। हाँ। क्योंकि उस जी संवाद ये में ना षटकार। चंद्रगुप्त जी चाणक्य का एक अलग ही पहलू सामने आता है। जी जी जी। या उनका आत्ममंथन, उनका रियलाइजेशन। हाँ क्योंकि हाँ हाँ चाणक्य हाँ। को एक इमेज की तरह ही अभी तक देखा जाता है। किसी से कहे कि या आपको चाणक्य करना है तो वो प्रॉपर चाणक्य, चोटी वाले चाणक्य और ऐसे ऐसे तो एक इमेज उनकी हो गई है कि वो ऐसे ही होंगे। चलिए पर तो वही वही सुना हाँ, देती हूँ। तो वो सुनाइए सुनाए आप। सुनाइए डॉक्टर साहब। हाँ, मैंने रिहर्सल नहीं की बहुत दिन से, पर लिखा है तो सुना देती हूँ। जरूर, आपका स्वागत है। जब चंद्रगुप्त चला गया बोल करके, तो चंद्रगुप्त जब जाता है तो तिल मिला करके बोलता है। एक एक वाक्य उसका मैं पहले ले लेती हूँ संवाद। चाणक्य, हत प्रभु वत्स तुम्हारे वैराग्य भाव से मैंने बड़े धैर्य से एक शिल्पी की तरह तुमको गढ़ा, बनाया सर्वश्रेष्ठ योद्धा। और आज जब तुम पर गौरवान्वित हूं तो तुम मुझसे छिटक कर दूर जा रहे हो। मैंने अर्थशास्त्र रचा कि तुम राजा के व्यक्तित्व के सांचे में ढल सको। चंद्रगुप्त, तात यही सांचा बना स्वर्ण पिंजर मेरा, फड़फड़ाती आत्मा जिसमें बंधे हैं चरण सिंहासन पीठिका से, राज मुकुट लौह कवच के भीतर सिसकता शिशु मन मेरा। पछताता क्यों भूला आत्म रूप को, चाहता हूं उन्मुक्त रहूं अस्तित्व के आकाश में। अब मुक्ति दो तात, क्षमा करो, भयभीत हूं कि हो न जाए अवज्ञा मुझसे। इसके बाद वो चला जाता है। सुंदर। तब षटकार आते हैं, वो उसको सुनाती हूँ। जब वो जी चला गया, षटकार आते हैं। सॉरी। हाँ यस। षटकार आके बोलते हैं, जब वो बहुत टेंशन में है तो षटकार कहता है, आज माथे पर चिंता की रेखाएं विष्णु, दहक रहा है तुम्हारे माथे का चंदन। चाणक्य अपलक देखते हुए, आज आत्मिक संसार का योद्धा बनकर चंद्र चला गया आर्य।
मैं ये क्या सुन रहा हूं विष्णु? उसे क्षण भर भी न लगा राजपाट त्यागने में, और मैं वानप्रस्थ का मुहूर्त ही ढूंढता रहा। मैं कब तक दूर जंगल में कुटिया बनाता रहूंगा? जहां तक जाता हूं पाटलिपुत्र वहीं तक आन बसता है। मैं नैमिषारण्य का वेद पाठी तपोनिष्ठ ब्राह्मण क्यों भूल बैठा अपने आत्मस्वरूप को? क्यों कर बना कुचक्री? ज्ञानी होकर भी अज्ञान ओढ़े रहा। षटकार द्रवित होता है। यह भूमि भी किसी की नहीं। उस दिन गया था हिमालय की ऊंची चोटी पर चक्रवर्ती प्रशस्ति शिला पर सम्राट का नाम लिखकर उसका नाम अमर करने, किंतु मैं उस शिला पर तिल भर भी जगह न ढूंढ सका। असंख्य नाम लिखे थे वहां। जानते हो मैंने क्या किया? एक नाम मिटाकर चंद्र का नाम लिख दिया। यह भूल थी मेरी। किसी दिन कोई और चक्रवर्ती आकर चंद्र का नाम मिटाकर अपना नाम लिख देगा। यही तो है नश्वरता का पाठ। चंद्र, तुम्हारा मार्ग ही प्रेय है, श्रेष्ठ है। प्रणाम वत्स, तुम सिखा गए कि मोक्ष के लिए इस लौकिक संसार से मुक्त होना जरूरी है और इस शरीर को जीर्ण वस्त्र सा त्यागना। बस। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब देखिए बातचीत में लगभग 1 घंटा 10-12 मिनट निकल गए, पता ही नहीं चला। तो भारती जी, अब हम लगभग समापन की ओर है। अंत में आपसे मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा। जब ये नाटक पूरा तैयार हो गया और दर्शकों के सामने अंतिम रूप में आया, जब अच्छा आप क्या ऑडियंस में बैठी थी या ऊपर ही आप? हाँ, मैं ऑडियंस में ही बैठी थी। तो वहां से आप इसको देख रही थी, इसको वॉच कर बिल्कुल, रही? बिल्कुल, तो बिल्कुल। बिल्कुल सिंसियरली एक चीज बताइए, क्या ये वाज दिस द प्ले ऑफ एक्टिंग और प्ले ऑफ डायलॉग्स? बोथ। अगर सिर्फ डायलॉग भी हो और एक्टिंग ना हो तो भी ये नहीं पहुंचता। तो ये दोनों का ही मिला जुला रूप था जो हम लोगों के सामने आया। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि मैं 2-2.5 महीने से इस नाटक की रिहर्सल कर रही थी। रोज वो संवाद सुन रही थी, रोज मेरे एक्टर उसको परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन उस दिन ऑडियंस के साथ बैठ के जब नाटक देख रही थी तो मेरे अगल बगल की सिसकियां सुन के मैं भावुक हो गई। और मुझे इतना बड़ा स्ट्रेंज लगा कि देखिए मैं तो 2-2.5 महीने से मैं तो रोज सुन रही हूँ, ये क्या है जो मतलब उनकी भावनाएं भी मुझ तक पहुंच रही थी। और आपने शायद देखा नहीं, हमारी जो अनाउंसर थी तो उसके बाद मंच पर आई तो वो भावुक हो गई, तो वो बोल ही नहीं पाई वो जो उनको बोलना था। तो मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मैं 2-2.5 महीने से इस नाटक को देख रही थी, रिहर्सल देख रही थी, लेकिन वहां बैठकर दर्शकों के साथ बैठ के जो देखा तो वो बिल्कुल ही नया अनुभव था मेरे लिए। और मुझे भी कुछ अलग ही एंगल से ये नाटक दिखा, क्योंकि यहाँ हमारे पास ना प्रकाश व्यवस्था थी, ना कॉस्ट्यूम हमारे एक्टर्स ने पहनी थी। वो सारी चीजें जब मिलकर वो मंच पर आई, सेट आया और कॉस्ट्यूम और पूरी लाइट्स वगैरह आई, तो वो एक अलग ही रूप में नाटक सामने आ गया। बाकी तो था ही, वो सब थी चीजें जो रिहर्सल थी या एक्टिंग थी या संवाद थे या भाषा थी। लेकिन उसका जो एक विजुअली जो वो नाटक बना और जो प्रभाव मतलब कहीं टूटा नहीं उसका, और जिस तरह से ऑडियंस ने कनेक्ट कर लिया उस नाटक से, तो वो मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। क्या कहते हैं ना कि निर्देशक अगर संतुष्ट हैं तो ऑडियंस भी संतुष्ट हो गए। और सर लेखिका ने भी जब देखा तो मैं भी चमत्कृत थी, और अपने लिखे के एक एक शब्द को जब मैंने देखा, बच्चों ने बहुत मेहनत की, वो भी बधाई के पात्र हैं सर। इतने बधाई के पात्र हैं कि मैं तो चंद्रगुप्त के लगा चरण ही छू लूं। लोग वो इतने मुनि जैसे रखते थे, और इन्होंने जैसे दिगंबरत्व की रक्षा की सर, सच में मैं बता नहीं सकती कि मेरे भी नैन भर आए थे सर। उन्हीं में शामिल हो गई थी, और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ भारती जी के निर्देशन से। अच्छा, मैं भारती जी से अब एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ, उसके बाद फिर आप अपने मित्रों के लिए 2-2
शब्द कहे जो अब लगभग सवा घंटे तक हमारे साथ अभी जी भी लगातार लगभग 30 मित्र हमारे साथ जुड़े हैं जो आपका जी जी कार्यक्रम देख रहे हैं। तो भारती जी, ये बताइए कि अब इस नाटक का आगे क्या विचार है? कुछ फिर कुछ शो करने का विचार है आपका? बिल्कुल है उपेंद्र जी। प्रतिभा जी भी लगी हैं, हम भी अपने लेवल पे लगे हुए हैं। जब भी संभावना बन पाएगी तो ये नाटक तो करेंगे। एक ही शो करके तो नहीं छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और क्योंकि नाटक अच्छा बन पड़ा है तो शोज तो होंगे ही। हम अपने संस्था से भी करेंगे और बाहर से भी अगर मैं तो अपने स्वार्थ के लिए कह रहा हूँ ना, मैंने अभी देखा तो नहीं मैं इसको देखना नहीं, चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल अच्छा, जल्द आप ही आपको देखने को मिलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो मित्र हमारे साथ जुड़े उनके लिए भारती जी 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? बस यही कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, इतने समय से आप हम लोगों को सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद कुछ जो श्रोता हैं वो उन्होंने नाटक को देखा भी होगा, तो वो हमारी इस बातचीत का बहुत अच्छी तरह उसको उसका मजा ले पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, हम लोगों को इतनी समय तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या बात है। और डॉक्टर साहब, आप 2 शब्द कहें? या सर, आज की दुनिया में कोई किसी की बात नहीं सुनता, और इतनी देर तक उन्होंने हमका हमारी बात सुनी है, और हम फिर से एक बार नाटक को जी गए, क्या बात है। रियली। बिल्कुल तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद देती हूँ, हृदय से आभार करती हूँ कि उन्होंने मेरे शब्दों पर अपनी आस्था व्यक्त की। और मैं उनसे वादा करना चाहती हूँ कि मैं जल्दी ही एक नाटक जो मेरा पूरा हो चुका है, एक बात कह दूं, मैंने जी, उपेंद्र जी की वॉल पर ही पहली बार इसकी घोषणा की थी कि मैं चंद्रगुप्त नाटक लिख रही हूँ, और सर ने मुझसे कहा था कि तुम इसका प्रकाशन करवाओ। और मैं तब मन ही मन इसको प्रकाशन ना करने का सोची थी कि मुझे प्रतियोगिता में भेजना है। बट आज भी मैं आप ही की वॉल पर ये घोषणा करती हूँ कि मेरा एक नाटक युयुत्सु, अंतिम जीवित कौरव युयुत्सु, पूरा हो क्या बात गया है। क्या और बात है। वो जो है वो मैंने गवर्नमेंट के पास कॉपीराइट्स के लिए भेज दिया है। जैसे ही आएगा मैं भारती जी के लिए वो समर्पित करूंगी। क्या बात और है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रतिभा उनका जी, मैं हमेशा इंतजार साथ कर रही रहे, हूँ। और दर्शकों का भी बिल्कुल हमेशा मुझे साथ हमारे मिले, साथ तो मेरी को हिम्मत भी आएगी, हमारे साहस साथ बढ़ेगा। सुपरिचित नाट्यकर्मी और निर्देशक डॉक्टर सुवर्ण रावत जी भी जुड़े हैं। जी कहते जी सार्थक बातचीत रही। शुक्रिया कर रहे हैं आपका। जी जी, नमिका धन्यवाद पाठक जी धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई है। वो जी भी आपका कार्यक्रम देख रही हैं। जी तो मेरी तरफ से भी जितने भी हमारे साथ ये मित्र रहे अभी तक, इस समय तक, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और भारती जी आपका और डॉक्टर प्रतिभा जैन जी आपका, आपने समय निकाला और इस नाटक पर इतनी सार्थक बातचीत हुई। देखिए, मुझे भी थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिला। और मैं जी आग्रह करूंगा आप दोनों से, विशेषकर भारती जी से, अब इसका तुरंत एक शो करवाइए ताकि हम भी इसको देख पाए, क्योंकि अब मुझे बिल्कुल बहुत जिज्ञासा बढ़ रही है इसके बारे में। जी तो मैं जी, आपका भी धन्यवाद करता हूँ भारती जी। बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर अभी हम डॉक्टर प्रतिभा जैन जी के नाटक महाश्रमण चंद्रगुप्त मौर्य पर बातचीत कर रहे थे। और हमारे साथ नाट्यकर्मी जो नाटककार है स्वयं यहाँ पर उपस्थित थे, और साथ में प्रतिष्ठित सुपरिचित निर्देशक रंगकर्मी वो भी हमारे साथ भारती शर्मा जी भी थी। बातचीत रही, और जो मित्र हमारे साथ जुड़े रहे उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।